नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी फिजिक्स अब तो। चलिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हम आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। और जैसा हमने पिछले हर लेक्चर में मैं आपको यही कहते आई हूँ, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उसको कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने अब ऑप्टिक शुरू करी तो आप प्रत्यावर्ती धारा को बिल्कुल ही भूल गए। उसका रिवीजन भी साथ साथ रखते रहना है आपको, उसको भी साथ साथ पढ़ते रहना है। आप अगर किसी चीज़ को 3-4 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब 10वीं बार पढ़ोगे ना तो उसको, अगर पहली बार पढ़ने में अगर 15 मिनट लग रहे हैं तो 10वीं बार पढ़ने में उसको 2 मिनट ही लगेंगे। लेकिन टच में रखना है, पढ़ते रहना है, रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, हम पिछले 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते आए हैं और ऑप्टिक्स के कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए थे। हमने ये पढ़ा था कि ऑप्टिक्स कितने टाइप्स की होती है और उसमें हमने मिरर के बारे में आपको बताया था, मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस बताई थी, मिरर फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था कॉनकेव मिरर के लिए। उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं उसी इंटरेस्टिंग वे में, जैसा हम पिछले इंटरेस्टिंग वे में हम हर लेक्चर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही इजी तरीके से एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाते रहे हैं। उसी तरह से हम आज का टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है जो हमने पिछला लेक्चर किया था, बिल्कुल उसी पर ही। पिछला लेक्चर था हमारा, हमने उत्तल लेंस के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था। इंटरेस्ट आया था ना करने में? कुछ नहीं था, फिगर को समझा, रे डायग्राम को समझा और उससे हमने सारी इक्वेशन डिराइव कर ली। बिल्कुल उसी तरह से हमें किसके लिए करना है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करना है, उत्तल दर्पण के लिए भी करना है। सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस है, रे डायग्राम का। अगर हमने रे डायग्राम का फॉर्मेशन समझ लिया कि किस तरह से उत्तल के अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है, अवतल से बस थोड़ी सी डिफरेंट होती है उत्तल के अंदर, तो अगर हमने रे डायग्राम अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है, तो आगे का जो प्रोसेस है बिल्कुल अवतल के जैसा है। जैसा हमने उसके अंदर भी ट्राइंगल्स, जो सिमिलर ट्राइंगल्स थे उनको सिमिलर लेकर उसके लिए बीपीटी लगाई थी और फिर उसके बाद हमने आगे का प्रोसेस किया था, बिल्कुल वही चीज करनी है। इसलिए आज का लेक्चर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जस्ट पिछले लेक्चर का रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है टॉपिक हमारा आज का? उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला। बच्चों एग्जाम में हमेशा मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ आता है, डिराइव द मिरर फॉर्मूला। दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। कभी भी उसमें यह लिखा हुआ नहीं आता है कि अवतल दर्पण के लिए करें या उत्तल दर्पण के लिए करें। हो सकता है कि किसी पेपर में आपको स्पेसिफिक नेम से दे दिया जाए। अगर स्पेसिफिक नेम से आता है तो आपको अवतल या उत्तल ही करना है, लेकिन अगर कोई नाम से नहीं आता है और सीधा आता है कि दर्पण सूत्र डिराइव करिए, तो आपकी इच्छा हो जो आप कर सकते हो। आप चाहो तो अवतल भी कर सकते हो और आप चाहो तो उत्तल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर भी करते वक्त ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। यूं नहीं कि बस हमने मिरर फॉर्मूला देख लिया कि बस पेपर में मिरर फॉर्मूला आया और फट से हमने करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद करना है। फुल मार्क्स आ सकते हैं इसके अंदर, किसी तरह से कोई मार्क्स कटते नहीं हैं। आज के लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर उसके बाद एक टर्म होती है मैग्निफिकेशन, आवर्धन, जो हमें ये बताती है कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। हम उस फॉर्मूले से ये भी बता सकते हैं कि हमारी इमेज अगर बड़ी है या छोटी है, उल्टी है या सीधी है, वो सारी चीजें हम किससे बता सकते हैं? उस मैग्निफिकेशन मेथड से बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है, याद आया कुछ? पिछले लेक्चर में हमने 2 मिरर बनाए थे, एक था कॉनकेव और एक था कॉन्वेक्स। जैसा कि कटोरी होती है, कटोरी में अगर अंदर का पोर्शन देखें तो वो क्या था? कॉनकेव था, और अगर अपन बाहर का पोर्शन देखें तो वो क्या था? कॉन्वेक्स था। अगर हम कांच के गोले का बाहर का पार्ट
रफ बना देते हैं, ओपेक बना देते हैं, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। हमने रे डायग्राम्स भी ड्रॉ किए थे और रे डायग्राम में हमने ये बताया था कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें मैक्सिमम इमेजेस कैसी बनती है? उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जिसमें सारी इमेजेस कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। जो भी इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। और जो भी इरेक्ट इमेज होती है, सीधी इमेज होती है, वो वर्चुअल होती है। हमें ऐसा लगता है कि वहां इमेज बन सकती है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे इमेज बनती नहीं है। तो हमें उसी चीज को काम में लेना है कि वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर का पार्ट, जो कटोरी के अंदर का पार्ट होगा, वो ओपेक होगा और बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा। मतलब जो लाइट आएगी, वो लाइट कहां आएगी? इधर आएगी। ठीक है, जो इसका कटोरी का ये बाहर वाला शेप है ना, यहां पे लाइट आएगी। ठीक है, और लाइट आएगी तो इसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब कैसे रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा सा अपन उसको समझते हैं, उसके बाद अपन इसके डेरिवेशन पे जाते हैं। जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका अंदर का पार्ट हमने ओपेक कर दिया। मिरर का सेंटर पोल कहलाता है। इससे जाने वाली जो एक्सिस है वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष का मतलब जिस गोले का ये बना हुआ पार्ट है, उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और जो फोकस था P और C के बीच में होता है। जो फोकस बिंदु होता है, मुख्य फोकस होता है, वो P और C के बीच में होता है, क्योंकि P और C डिस्टेंस कितनी हुई? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस कर्वेचर की हाफ होती है। इसका मतलब जो F पॉइंट होगा वो P और C के बीच में होगा। ठीक है, अब इसमें इमेज कैसी बनती है थोड़ा अपन वो समझते हैं। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह का रे डायग्राम हमें बनाना है वो समझते हैं। हमने मान लिया हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां पर है जिससे एक रे ऊपर आई। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, एक रे हमारी इधर से आ रही है, ये रे आ रही है, तो ये रे क्या होगी? सीधी ऐसे पड़ेगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कॉनकेव में? क्या पढ़ा था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस में से पास होती है। ठीक है, पर इस केस में क्या होगा? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से आ रही है, रियल में आती नहीं है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है, जो रेस को डाइवर्स करता है, बिखेरता है। तो यहां से जो रे टकराएगी वो टकरा के इस डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन अगर अपन इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इमेज एफ पर बनी है। इसलिए इस केस में हम कैसा कहते हैं कि जितनी भी इमेजेस बनती है वो वर्चुअल इमेजेस होती है, रियल इमेज नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है, अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, या इमेज ड्रॉ करने पर ऐसा फील होगा कि हो सकता है कि इमेज यहां होगी जिसकी हमें अनुभूति हो रही है कि यहां बन रही है। ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेजेस होती है वो सारी वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है। और जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ठीक है, दूसरी रे हमें कौन सी निकालनी है? सी पर निकालनी है। तो ये एक रे आएगी जो सी पर से पास होगी और सी से ही सीधी निकल जाएगी। ये सी की रे है, हमें सी पर लेके आनी है, तो हम इसको सी पर लेके आते हैं। तो सी पे हमारी रे ऐसे आएगी। ठीक है, हमारी इमेज कहां बनी? इस जगह पे बनी। ये हमारी इमेज फॉर्म हुई। तो ये कैसी बन रही है? सीधी बन रही है ना। जो भी ऊपर की तरफ बन रही है वो सीधी इमेज है, जो नीचे की तरफ बनेगी वो उल्टी इमेज होगी। तो ये सीधी इमेज है, और सीधी इमेज क्योंकि ये वर्चुअल है ना, हमने एक्सटेंड किया है, रियल में नहीं मिली है, हमने एक्सटेंड किया है कि यहां पर इमेज मिल रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में जो भी इमेजेस मिलती है वो सारी वर्चुअल इमेजेस होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। इसी को ही ध्यान रख के हमारा जो मेन आज का टॉपिक है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है, उसका रे डायग्राम कैसा होता है उसको समझते हैं। ये है हमारा
कॉन्वेक्स का रे डायग्राम। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, कटोरी के अंदर वाला पार्ट कैसा है, ओपेक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ ए बी पर है। ठीक है, ए बी से एक रे हमारी आ रही है, कैसी आ रही है, ये वाली, ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे एक रे तो हमने क्या करी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली। हमने क्या बताया कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, होती तो वो डाइवर्ज है, गई तो ये यहाँ है, लेकिन अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ मिलेगी, ये एफ पे मिलेगी, तो ये हमें एफ पर मिल रही है। ठीक है, पहली रे हो गई। इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए होती है, तो दूसरी रे हमने क्या करी, ऑब्जेक्ट से सी पे डाली, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे सी पर आई सीधी ये, और सी से क्या होती है, जो रे सी पर आती है वो सी से ही वापस चली जाती है बिना डाइवर्ट हुए। ठीक है, जहां दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे हमें इमेज मिल रही है। तो ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहां मिली, ए डैश बी डैश पर मिली। तो किस तरह से रे डायग्राम बना, समझ में आ गया। ठीक है, साइन कन्वर्जन हमें वैसे ही यूज लेने हैं जो हमने पहले पढ़े थे। ऑब्जेक्ट की लेंस से, मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम u लिखते हैं, और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि मिरर से लेफ्ट के जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, मिरर से राइट के जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, ऊपर के जितने होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नीचे के जितने होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अभी हमारा जो u है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमारा u नेगेटिव आएगा। इमेज कहां बनी, इमेज यहां पर बनी, तो मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस v होती है। अब क्योंकि हमारी इमेज कहां बनी है, राइट साइड में बनी है, इसलिए v पॉजिटिव आएगा इस केस में, राइट। ऑब्जेक्ट की साइज, जो ऑब्जेक्ट की साइज है h1, वो ऑब्जेक्ट अभी हमारा ऊपर की तरफ ही है, इसलिए h1 पॉजिटिव रहेगा, और इमेज भी हमारी पॉजिटिव साइड में बनी है, इसलिए h2 भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो साइन कन्वर्जन को हम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं, बस डायग्राम देख के हमें पता चल रहा है। ये हमारा जो ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ का ये एक्सिस हो गया, मूल पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के लेफ्ट का, जैसे अगर अपन बनाते हैं ग्राफ पर तो कैसे बनाते हैं, ये अपना ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट के जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट के जितने भी मेजरमेंट होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऊपर के जितने भी मेजरमेंट होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नीचे के जितने भी होते हैं नेगेटिव होते हैं। बस इतना सा याद रखना है, ये याद है तो हम साइन कन्वर्जन में कहीं भी गलत नहीं करेंगे। और अगर साइन कन्वर्जन में कहीं भी गलत नहीं किया तो पूरा डेरिवेशन बिल्कुल सही होगा, न्यूमेरिकल भी अगर कोई आता है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए इसी रे डायग्राम को ध्यान में रखना है और हमें हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था उसी को ही हम साइड में रख रहे हैं, क्योंकि इसी से ही हमें पूरा डेरिवेशन लेना है। थोड़ा सा और साइड में कर देते हैं। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, है ना, समझ में आ रहा है ना। ये हमारा रे डायग्राम है जो हमने पिछली स्लाइड में बनाया था, इससे जस्ट पहले हमने बनाया था, उसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपका रे डायग्राम बना, राइट। रे डायग्राम समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, आगे का स्टेप बिल्कुल वैसा ही है जैसा कॉनकेव में किया था। क्या किया था, दो दो ट्राइंगल्स के पेयर लिए थे जिनको हमने सिमिलर प्रूव किया था। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं जो सिमिलर है। कौन से है वो दो ट्राइंगल्स, एक तो है हमारा ए बी एंड सी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूं, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी। इसके सिमिलर ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है हमको, ए डैश बी डैश सी, ये वाला दिख रहा है। दूसरे पेन से ले, थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में। हम एक दूसरा कलर का पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के कंपैरिजंस दिख जाएंगे। रेड कलर ले लेते हैं, ये दूसरा ट्राइंगल है। दिख गए दोनों ट्राइंगल अच्छे से। एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। क्यों होगा, क्या बताया था, दो एंगल इक्वल हो जाने चाहिए। अगर दो एंगल इक्वल है तो ए क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से दो एंगल हुए, एक ये 90 का है
एक ये 90 का है, बी 90 का, बी डैश 90 का है, और एंगल सी दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। ट्राइंगल एबीसी में भी आ रहा है और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी में भी आ रहा है। तो दो एंगल इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल होते ए क्राइटेरिया से हमने कह दिया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। जब हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो अब हमें बीपीटी थ्योरम लगानी है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। यहां पे साइड्स के रेशियो कौन कौन से हो जाएंगे? ए बी ए डैश बी डैश लिख देते हैं अपन यहां पे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा बी सी अपॉन बी डैश सी के। ठीक है, ए बी दोनों के परपेंडिकुलर्स का रेशियो इक्वल होगा दोनों के बेस के रेशियो के। रेशियो बनाते वक्त ध्यान रखना है, अगर आपने ट्राइंगल एबीसी की साइड पहले ऊपर ली है तो दूसरे केस में भी आपको ट्राइंगल एबीसी की साइड ही ऊपर लेनी है। अगर आपने उल्टा कर दिया कि पहले तो अपन ने ए बी अपॉन ए डैश बी डैश कर दिया और फिर आपने बी डैश सी अपॉन बी सी कर दिया तो डेरिवेशन गलत हो जाएगा। अगर आप ट्राइंगल एबीसी की वैल्यूज को ऊपर ले रहे हैं तो हमेशा दोनों ही केस में आपको ट्राइंगल एबीसी की इक्वल के दोनों तरफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यूज को ऊपर ही लेना पड़ेगा। और अगर आप ए डैश बी डैश सी की वैल्यू को ऊपर ले रहे हैं तो दोनों ही केस में आपको ए डैश बी डैश सी की वैल्यू को ऊपर लेनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं आप इसको ऐसे लिखे कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा बी डैश सी अपॉन बी सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए की ट्राइंगल की साइड्स एक साइड में आनी चाहिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब हमें दो ट्राइंगल्स और सिमिलर प्रूव करने। देखिए फिगर में दिख रहे हैं आपको दो ट्राइंगल्स और। एक ट्राइंगल आ रहा है ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा आ रहा है? पी ए डैश बी डैश। ये दो ट्राइंगल, पहले हमने एक ही कॉमन एंगल सी के साथ लिए, अब हमें एक ही कॉमन एंगल पी के साथ लेना है। तो एक ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन गया? ए डैश पी बी डैश। ठीक है, सिमिलर है। कैसे हैं? एक 90 का, ये 90 का, एंगल P और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे वर्टिकली अपोजिट से। दो एंगल इक्वल होते ही हमने बीपीटी लगा दी और बीपीटी लगाने के बाद हमें क्या करने? साइड्स के रेशियो इक्वल करने। तो इसमें साइड के रेशियो क्या बनेंगे? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल आ जाएगा बी पी अपॉन पी बी डैश। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं? राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी के इक्वल है तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बी पी अपॉन पी बी डैश के भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल आ जाएगा बी पी अपॉन पी बी डैश से। एक्स वाई के इक्वल है, वाई जेड के इक्वल है तो एक्स जेड के भी इक्वल आ जाएगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन मिल गई हमें, एक्स वाई जेड तीनों इक्वल आ जाएंगे। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल आ जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश और पी डैश बी अपॉन पी बी डैश आ जाएगा, पी बी अपॉन पी बी डैश आ जाएगा। ठीक है, यहां पे अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या आ गया? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल आ गया सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल आ गया पी बी अपॉन पी बी डैश। ठीक है, अब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश तो दोनों के साथ इक्वल था। मेन हमें रिजल्ट जो मिला इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से वो क्या मिला? बी सी अपॉन सी बी डैश इक्वल होगा पी बी अपॉन पी बी डैश के। राइट, ये इक्वेशन मिल गई। बस ये इक्वेशन निकल गई है। आगे हमें सिर्फ फिगर से इसकी वैल्यूज लिखनी है और साइन कन्वर्जन लगाना और हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या लगाना है हमें? देखिए ये इक्वेशन निकल गई हमारी, सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल है पी बी अपॉन पी बी डैश। अब फिगर से हमें वैल्यूज लेनी है किसकी? सी बी की। सी बी कहाँ है? देखो ये है हमारा सी बी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये सी बी है। हमने क्या कहा था? जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज कौन कौन सी है? U, V एंड F।
सारे मेजरमेंट्स हमें ऐसे स्प्लिट करने हैं, जो भी डिस्टेंसेस है हमें उसको ऐसा बांटना है कि वो u, v और f की टर्म्स में आ जाए, क्योंकि यही तीन वैल्यूज हमें हमेशा गिवन होती है, यही तीन वैल्यूज हमें पता होती है। u क्या है, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, v क्या है, इमेज की मिरर से डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल दूरी। अगर हमें ये तीन चीजें पता है तो हम उस मिरर के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब निकाल सकते हैं। तो यहां पे भी हमें ये देखना है कि u क्या है। देखो हमने क्या कहा, मिरर की इमेज ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जो होती है वो u होती है, तो u कितना हुआ, bp, ये bp, ये u हुआ। हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, cb की, ये cb पूरा है, ठीक है। और इमेज मेरी कहां बनी, ये मिरर से इमेज मेरी यहां बनी है, ये v बन गया, और p से f तक की डिस्टेंस क्या बन गई, f बन गई, ठीक है। तो अब हमने cb को कैसे स्प्लिट किया, cb को स्प्लिट किया है, ये cb है हमारा, cb को स्प्लिट किया है pb प्लस pc, pb ये pb, ठीक है, ये pb प्लस pc, तो ये पूरा BC बन गया ना। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को PB प्लस PC में किया। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा केवल F ही आता है, लेकिन PC कितनी डिस्टेंस है, R, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या बन जाती है, फोकल लेंथ बन जाती है। तो हम R को भी ले सकते हैं यहाँ पे। P से C तक की डिस्टेंस हमारी क्या बन गई, R बन गई, राइट। तो अब हमने जो हमारा BC था या CB था उसको कितना लिख दिया, BP प्लस PC लिख दिया। ये हमारा है CB इज इक्वल टू BP प्लस PC, ठीक है। दूसरी डिस्टेंस कौन सी आ रही है, CB डैश, CB डैश कितना हो गया, देखो CB डैश कहां है, ये CB डैश, दूसरे कलर से ले इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा CB डैश, ये, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, PC माइनस PB डैश, PC यहां से यहां तक की डिस्टेंस है और PB डैश यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, जो CB डैश है वो PC माइनस PB डैश बन गया, तो ये आ गया हमारा PC माइनस PB डैश, ठीक है। लिख लिया हमने कि कौन सी वैल्यू कितनी है। अब सारी वैल्यूज हमें क्या करनी है, सिर्फ देखनी है। ये वैल्यूज को अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कौन से फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, और फिर इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है कि कौन सी u, v, f और r है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। देखिए क्या वैल्यू आई थी हमारे पास वैल्यू आई थी ये CB थी PB प्लस PC और CB डैश थी PC माइनस PB डैश। अब यहीं पे अपन एक बार की वैल्यू लिख लेते हैं। PB कितना हुआ, कितना बताया था, U, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस U, और क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव में लेना होता है इसलिए हमारा जो PB बनेगा वो माइनस U बन जाएगा, ठीक है। PB माइनस U बन गया। PC क्या है, ये PC है, P से C तक की डिस्टेंस, मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो क्या बनती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनती है, वक्रता त्रिज्या बनती है। तो PC हमारा क्या बन गया, R, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में है इसलिए उसको पॉजिटिव लिया हमने। यही अगर अपन ने कॉन्केव का केस लिया था तो उसमें C लेफ्ट साइड में था इसलिए उसको माइनस R लिखा था। नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सी आ रही है, PB डैश। PB डैश कौन सी है, ये डिस्टेंस है PB डैश। ये क्या है, V, इमेज की डिस्टेंस। ये कहां बन रही है हमारी, राइट साइड में बन रही है इसलिए हमने PB डैश को कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। यही तो वैल्यूज आ रही है, CB डैश में ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, हमारे फॉर्मूले में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। लग रहा है इजी, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। जो हमारा फॉर्मूला था CB अपॉन CB डैश इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश, उसमें हमने हमारी वैल्यूज को पुट किया, ये हमारी वैल्यूज आ गई। हमने सारी वैल्यूज जो पीछे निकाल ली थी साइन कन्वर्जन से वो सारी पुट कर दी, ये फॉर्मूला बन गया। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, V को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और R माइनस V को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं, मैं रफ में करके बता देती हूँ आपको। V माइनस U प्लस R इक्वल हो जाएगा माइनस U
आर माइनस वी। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिल गया, माइनस वी यू प्लस वी आर इक्वल माइनस यू आर प्लस यू वी। ठीक है, जिसमें आर आ रहा है उस टर्म को अपन लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और जिसमें यू वी आ रहा है उसको अपन राइट साइड में ले लेते हैं। तो ये माइनस की टर्म है, ये जब उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। पहले से यू वी है, एक यू वी और आया तो 2uv बन गया। ये माइनस की टर्म है, माइनस यू आर इक्वल किस तरफ आएगी तो प्लस बन जाएगा, तो क्या बन गया, यू आर प्लस वी आर। ठीक है, पूरी इक्वेशन को यू वी आर से डिवाइड कर दिया। तो अगर अपन ने यहां पे यू वी आर से डिवाइड किया और फिर यहां भी यू वी आर से डिवाइड किया, तो फर्स्ट वाली टर्म में क्या रह जाएगा, u कट जाएगा, r कट जाएगा, 1/v रह गया, v कट जाएगा, r कट जाएगा, 1/u रह जाएगा, uv कट जाएगा, 2/r रह जाएगा। तो ये हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। हम पहले ही बता चुके हैं r कितना होता है, फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देते हैं तो फोकल लेंथ बनती है। तो 2/r को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारा मिरर फॉर्मूला बना वो भी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f बना। कोई फर्क पड़ा फॉर्मूले में? कॉनकेव के लिए भी यही फॉर्मूला था, कॉन्वेक्स के लिए भी यही फॉर्मूला था, सिर्फ हमारा रे डायग्राम बदल गया। रे डायग्राम बनने से सारे ऑब्जर्वेशन बदल गए, उनके जो साइन कन्वर्जन्स हैं वो चेंज हो गए, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो हमें यही मिला। इसलिए अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि मिरर फॉर्मूला डिराइव करे, तो चाहे आप कॉनकेव को लेके करें चाहे कॉन्वेक्स को लेके करें, गलत नहीं होगा। आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, लेकिन याद दोनों करने, ऐसा नहीं कि एक ही याद करके जाए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि नाम से पूछ लिया जाए कॉन्वेक्स के लिए बताओ या कॉनकेव के लिए बताओ, तो याद दोनों करने। चलिए, इसी के अंदर मैंने आपको कहा था एक चीज और होती है जो हमें ये बताती है कि हमारी इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। वो कौन बताता है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। यहां पे जो हम आवर्धन ले रहे हैं, वैसे तो अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आवर्धन 3 तरह के होते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ आवर्धन, एक होता है अनुदैर्ध्य आवर्धन और एक होता है कोणीय आवर्धन। लेकिन आपके कोर्स में केवल रेखीय आवर्धन है, मतलब अनुदैर्ध्य आवर्धन है। इसके अलावा हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, बीएससी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, तो उसमें और आप थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि एंगल्स में किस तरह के मैग्निफिकेशंस होते हैं। ऑप्टिक्स आपकी हर जगह आएगी। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो वहां भी ऑप्टिक्स है, आप बीएससी करने जाएंगे तो वहां भी ऑप्टिक्स है। आगे अगर किसी भी फील्ड में साइंस ही अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ऑप्टिक्स उसके अंदर आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। क्या होता है रेखीय आवर्धन? अगर हमसे डेफिनेशन पूछता है तो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन बनती है किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, रेशियो ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट। हम इमेज की लेंथ लें और ऑब्जेक्ट की लेंथ लें, इस रेशियो को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। अगर हमारा इमेज बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो ऑब्वियस है मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, और अगर हमारी इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ऑब्वियस है हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और कई बार होगा कि दोनों सेम साइज के होंगे तो उस केस में हमें मैग्निफिकेशन 1 मिल जाएगा। तो जो रेखीय आवर्धन है इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। स्मॉल m कितना बन गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी मेजर करी, h डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी मेजर करी, h। ठीक है, इसको हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट का मेजरमेंट हमेशा माइनस में आता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। कई बार होगा दोनों को इक्वल करके भी यूज करना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें m यूज करना है। एक m तो बन गया h डैश अपॉन h, दूसरा m बन गया माइनस v अपॉन u। ठीक है, और कई बार होगा कि हमें इसी रेशियो को काम में लेना पड़ेगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी यूज कर सकते हैं हम, इसका साइन को
इग्नोर कर सकते हैं। साइन सिर्फ ये बता रहा है हमें कि हमारी इमेज बड़ी है या छोटी है, उल्टी है या सीधी है, सिर्फ ये बता रहा है हमें। बाकी हम चाहे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो m की वैल्यू होती है, m की 3 वैल्यूज हो सकती है। m ग्रेटर देन 1 हो सकता है, m लेस देन 1 हो सकता है, या m इक्वल टू 1 हो सकता है। इस फॉर्मूले को देख के हम बता सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और इमेज की हाइट छोटी है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो m क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब जब हमारा h डैश बड़ा है और h छोटा है तो हमारा m ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटी बनेगी, h बड़ा है और h डैश छोटा है, तो m लेस देन 1 होगा, h डैश छोटा हो जाएगा और h बड़ा हो जाएगा। और जब दोनों इक्वल साइज के आ जाएंगे, h डैश और h दोनों इक्वल आ जाएंगे, उस केस में हमारा m 1 मिल जाएगा। ठीक है। नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो भी हम बता सकते हैं। अगर उल्टी इमेज बन रही है तो m हमेशा नेगेटिव आएगा, सीधी इमेज बन रही है तो m पॉजिटिव आएगा। तो इस m से, मैग्निफिकेशन से, केवल अगर हमें मैग्निफिकेशन दे दिया जाए तो हम उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इमेज कैसा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया हमें m दे रखा है, किसी एक केस में, किसी एक न्यूमेरिकल में हमें m दे रखा है -3। क्या पता चला इससे? माइनस है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, उत्क्रमित इमेज बनेगी, क्योंकि माइनस आ गया। ठीक है। और वैल्यू और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? हमेशा अगर इन्वर्टेड है तो वो हमेशा रियल इमेज ही होगी। और रियल इमेज हमेशा किस में बनती है? कॉनकेव में बनती है। कॉन्वेक्स में तो कभी रियल इमेज बनती ही नहीं है, अवतल में ही बनेगी ये। तो केवल हमें m से ये पता चल गया कि हमारा मिरर कौन सा है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, साइन से तो हमें ये पता चल गया हमारा मिरर कौन सा है। नंबर 3 हमें क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा 10 है तो इमेज कितनी बनेगी? 30 बन जाएगी। ठीक है। तो केवल m से हम हमारे मिरर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक सेकंड केस और ले लेते हैं इसका। जैसे मान लिया हमें दे रखा है m है 1/2। ठीक है। अब पहली चीज तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी इमेज होगी। और जो भी इरेक्ट इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। अब काल्पनिक इमेज अवतल में भी बन सकती है और उत्तल में भी बन सकती है, दोनों में बन सकती है। अवतल में तो सिर्फ एक ही केस में बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस और मिरर के बीच में, सिर्फ उसी केस में हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। बाकी सारी केसेस में रियल इमेजेस मिलती है, इन्वर्टेड इमेज मिलती है। लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा हमें वर्चुअल इमेज ही मिलती है, सीधी इमेज ही मिलती है। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारा उत्तल है या अवतल है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बड़ा है और इमेज हमारी छोटी है। अगर ऑब्जेक्ट 10 का है तो इमेज उसकी आधी है, मतलब 5 का ही है। तो जो लेंस, जो मिरर है हमारा, वो मिरर क्या कर रहा है? इमेज को छोटा कर रहा है। और छोटा कौन करता है? कन्वर्जिंग करता है, डाइवर्जिंग करता है? कन्वर्जिंग करता है। तो उससे हमें ये पता चल गया कि हमारा इमेज कैसा, जो मिरर है वो कैसा है? कन्वर्जिंग है। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? अवतल। जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, उत्तल तो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो सिर्फ m ही हमें सब कुछ बता देता है कि हमारा मिरर कैसा है और उसकी इमेज कैसी फॉर्म हुई। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल पिछले से लिंक करता हुआ है। इसको जब भी करो पिछले को थोड़ा सा साइड में रखना। एक पेज पे आप अवतल का लिख के रखिए, एक पे उत्तल का लिख के रखिए, दोनों को कंपेयर करके करेंगे तो याद रखना इजी होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेक्चर के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट लिखिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। थैंक यू।